हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी के लिए एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। स्टोरी में हम देखेंगे कि एक आइडियल गर्ल होती है जो बहुत ही पॉपुलर होती है। अचानक उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो पॉपुलर गर्ल से मैड बन जाती है। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से वो मोटी भी हो जाती है। इसके बाद उसे लाइफ गुजारा करने के लिए काम भी करना पड़ता है और वो गलती से एक रिच सीईओ के घर पे काम करने लगती है। तो अब दोस्तों बिना किसी देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम तेंगसू नाम की लड़की से मिलते हैं जो की ओवर साइज फैट गर्ल होती है और जिस तरह से उसने ड्रेसअप कर रखा है उससे हम समझ पाते हैं कि वो फूड डिलीवरिंग का काम करती है। जिस रास्ते से निकलती है वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था जो बहुत ही पॉपुलर स्वीट गर्ल ग्रुप का था। पोस्टर वहाँ से निकल जाता है, उड़ते हुए आकर एक लड़के के फेस पर गिरता है। ये हमारे ड्रामा का सेकंड लीड है, इसका नाम है ह्योंग फू। ह्योंग फू एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है। जब वो इस पोस्टर को देखता है तो खुश हो जाता है और इसे फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ हम तेंगसू को देखते हैं जो एक स्टोर पर आती है क्योंकि आज फेमस एक्टर यांग जी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले थे और तेंगसू को वो बाय करना था। ये प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होते हैं इसलिए काफी लिमिटेड होते हैं, इसलिए बाहर बहुत ही भीड़ भी लगी हुई थी। जैसे ही स्टोर का दरवाजा खुलता है सारे फैंस अंदर टूट पड़ते हैं और तेंगसू भी इन पर टूट पड़ती है। प्रोडक्ट लिए जा रही थी, कोई दूसरा उसके बैग से उस प्रोडक्ट को निकाले जा रहा था। इस तरह कुछ ही सेकंड के अंदर ये सारा सामान यहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे ही तेंगसू अपना बैग चेक करती है तो देखती है बैग पूरा खाली था। फिर वो अपने आप से कहती है सच में बहुत ही अनलकी हूँ। इसके बाद वो सैड होकर बाहर आती है। तभी वो स्क्रीन पर यांगजी को देखती है, उसके साथ मैंग मैंग भी थी। ये दोनों इस टाइम पर पॉपुलर आइडियल होते हैं। तेंगसू उन्हें देखकर कहती है यांगजी मैंग मैंग के साथ क्या कर रहा है, और उसने तो उसका हाथ भी होल्ड कर रखा है। इसी तरह इन दोनों को देखते हैं, इनके सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। दोनों का साथ में एक सॉन्ग आने वाला है जिसकी वजह से ये दोनों साथ में थे। रिपोर्टर्स उन्हें कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मैंग मैंग से कंट्रोवर्सी सवाल पूछ लिया जाता है, क्या वो स्वीट गर्ल ग्रुप के लीडर तेंगसू को रिप्लेस करने वाली है। ये सुनते ही मैंग मैंग का चेहरा उतर जाता है और यांगजी उसे लेकर अंदर चला जाता है। तेंगसू कह रही होती है कि यांगजी ने तो मुझे जल्दी भुला दिया, मेरे जाने के बाद उसने तो मुझे ढूंढा भी नहीं होगा। उसके बाद तेंगसू हमें उसकी बैक स्टोरी बताने लगती है कि वो भी एक टाइम पर फेमस आइडियल स्वीट गर्ल ग्रुप की लीडर थी। उनका ग्रुप लॉन्च हुआ जिसमें वो लीडर थी। उनका ग्रुप लॉन्च होने के बाद वो पॉपुलर पर पॉपुलर होते गए। इसके बाद तेंगसू एक स्कैंडल में फंस गई। उसके खिलाफ ये रूमर्स आने लगे कि वो डायरेक्टर के साथ डेट कर रही है। ये उसका पहली बार नहीं है, ऐसा उसने बहुत बार किया है। आइडियल बनने के लिए तेंगसू ऐसा करती रहती है। रूमर्स में ये भी आने लगा कि यांगजी के साथ भी वो डेट कर रही है। इस तरह उसके खिलाफ चारों तरफ रूमर्स चल रहे थे। उसने इस बारे में डायरेक्ट मीडिया वालों से बात भी की जिसकी वजह से डायरेक्टर उससे बहुत ही नाराज भी हो गए थे। वो कह रहे थे कि रिपोर्टर को सीधा जवाब देके उसने स्कैंडल को और भी बढ़ा दिया है। उसे उस टाइम पर वहाँ पर चुप रहना चाहिए था, बाकी चीजें उनकी टीम संभाल लेती। लेकिन यहाँ पर तेंगसू कह रही थी कि ये सारे रूमर्स झूठे हैं, वो मेरे खिलाफ ऐसे बोल रहे थे तो मैं कैसे चुप रही थी। बीच में मैंग मैंग तेंगसू को रोकने लगती है। मैंग उससे कह रही थी कि इस टाइम पर उसे चुप रहना चाहिए, डायरेक्टर से बहस नहीं करना चाहिए, उसकी फ्रेंड है इसलिए वो उस पर बिलीव करे। बाद धीरे धीरे तेंगसू स्ट्रेस में आने लगी। उसका जो मन करता था वही खा लिया करती थी। इसके वजह से वो एक आइडियल गर्ल से फैट गर्ल बन गई और इसके बाद उसने सब कुछ खो दिया। ये सब सोच के तेंगसू रो रही थी। वे उसके दिन का पहला ऑर्डर आता है और तेंगसू अपने आंसू पोंछते हुए कहती है अब इन बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, मुझे अपने लिविंग के लिए काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद तेंगसू अपने काम के लिए निकल जाती है। इस तरह एक एक करके वो कई जगह पर फूड डिलीवर कर देती है। फूड डिलीवर करने के लिए आखिरी घर पर आती है। वहाँ पर पहुँचते ही वो बेल बजाती है लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो अपने कस्टमर को कॉल करती है लेकिन कस्टमर फोन भी नहीं उठाता, इसलिए तेंगसू घर के अंदर आ जाती है। वो देखती है दरवाजा खुला हुआ था। हाउस ओनर को बुलाते बुलाते कब घर के अंदर आ जाती है उससे भी नहीं पता चलता। तभी उसके हाथ में जो बैग होता है वो फट जाता है और खाना नीचे गिर जाता है। देखकर तेंगसू घबरा जाती है और जल्दी से खाने को मैनेज करने लगती है। ये वो नहीं चाहती थी कि फिर से उसकी कंप्लेंट जाए। सारे खाने को फिर से जमा देती है। जो पीस नीचे गिरा था वो उसे भी उठा लेती है। तरह वो अपने आप से ही बात करने लगती है और कहती है नीचे गिरा हुआ फूड उसे नहीं रखना चाहिए। वो सोचती है अगर इसे नहीं रखेगी तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो अब उसे क्या करना चाहिए, क्या वो इस पीस को खा ले। आसी की पेंटिंग से आवाज आती है तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। कहती है नहीं मैं इसे नहीं खा सकती, ये मेरे कस्टमर का फूड है। वो पेंटिंग कहता है देखो ना ये कितना डिलीशियस है, इसमें डस्ट लगा हुआ होगा और कस्टमर खाएगा फिर तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा तो क्या होगा, इससे अच्छा है कि तुम इस एक पीस को खा लो। तेंगसू इस तरह अपने आप को रोक नहीं पाती और उस पीस को खा जाती है और ऐसा करते करते वो पूरे डब्बे को ही चट कर देती है। उसे भी बहुत ही तेज भूख लगी थी। सब कुछ चट करने के बाद वो कहती है कितना डिलीशियस था। पेंटिंग कहता है तुमने कस्टमर का खाना खा लिया है, क्या तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। फिर तेंगसू कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो इसका पेमेंट करना होगा।
इसलिए वो बिल को निकाल देती है और उसके पीछे सॉरी लिखकर अपना नंबर लिख देती है। मैं जल्दी ही आपके फूड का पेमेंट कर दूंगी। और इस तरफ हम हाउस ओनर को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखते हैं। तेंगसू यहाँ से निकल रही थी, वो यहाँ के हाउस ओनर से टकरा जाती है और देखते हैं इस हाउस का ओनर और कोई नहीं ह्योंग है। तेंगसू उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। उसे धीरे से देखती है, उसका बदन गीला था। फिर तेंगसू अपने आप को संभालती है और ह्योंग उससे कहने लगता है अपने टी शर्ट के अंदर क्या क्या छुपाया है वो सब कुछ बाहर निकालो। दरअसल वो तेंगसू की बेली की बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने टी शर्ट के अंदर सामान छुपाया है। तेंगसू कहती है तुम्हें गलतफहमी हुई है। ह्योंग कहता है मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जल्दी इन सामान को बाहर निकालो वरना मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तेंगसू कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे बस खाना डिलीवर करने आई थी। ह्योंग डब्बे की तरफ देखता है जो पूरा खाली था। वो उसे कहता है तो बताओ मेरा खाना कहाँ पर है। तेंगसू धीमी आवाज में बोलती है दरअसल वो खाना मैंने खा लिया, लेकिन सच में मैं इसका पेमेंट कर दूंगी, नहीं तो तुम जो बोलोगे वो काम मैं कर दूंगी। फिर ह्योंग मन में कहता है देखते हैं ये लड़की क्या कर सकती है। वो उसे उसके लिए खाना बनाने के लिए कहता है। उसने 4-5 डिश के नाम बोल दिए थे। ह्योंग टेबल पर बैठकर बड़ी उम्मीदें लगा रहा था कि ये सारे डिश कुछ ही देर में उसके टेबल पर होगी और वो एंजॉय करके उसे खाएगा। तभी तेंगसू उसके सामने सिंपल सा डिश लेकर आती है और ह्योंगसू के हाथ से चम्मच काटे छूट जाते हैं। तेंगसू ने इसके अलावा नूडल्स और सूप भी बनाया था। तेंगसू उससे कहती है तुमने जो कहा वो मैं बना नहीं पाई, लेकिन तुम ये ट्राई करो और यकीन मानो मेरा मैं कुकिंग में इतनी बुरी नहीं हूँ, तुम प्लीज इसे ट्राई तो करके देखो। फिर ह्योंग बेमन से उसे टेस्ट करता है। जैसे ही वो इस फूड को टेस्ट करता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे ये टेस्टी लगा। वो अपने मन में कहता है ये लड़की खाना तो अच्छा बना लेती है। ये बात वो उसे कहना नहीं चाहता था, इसलिए ह्योंग कहता है ठीक है अब तुम घर जा सकती हो। तेंगसू पूछती है लेकिन मैंने तुम्हारा खाना खा लिया था, उसके लिए तुम कंप्लेंट तो नहीं करोगे। ह्योंग कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं उसे जाने दूंगा। उसे खुश हो जाती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर वो कहती है मैंने इस कपड़े को गंदा कर दिया है, क्या मैं इसे वॉश करके चली जाऊँ। कहता है ठीक है, अंदर वॉशिंग मशीन है, वहाँ पर तुम साफ कर लो। जिसके बाद तेंगसू उस तरफ चली जाती है और ह्योंग खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि बहुत टाइम बाद वो घर का बना हुआ टेस्टी खाना खा रहा था। और इधर जब तेंगसू लॉन्ड्री की तरफ आती है तो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हुए थे। तेंगसू इनको उठाने लगती है तो इन कपड़ों में से एक पोस्टर गिर जाता है और तेंगसू आवाज लगाकर ह्योंग से कहती है तुम्हारे कपड़ों में से कुछ गिरा है। ये सुनते ही ह्योंग वहाँ पर दौड़ के जाता है और वो पोस्टर उससे छीन लेता है। तेंगसू एक्साइटेड होकर उससे पूछती है ये क्या है। ह्योंग कहता है तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम अपना काम करो और जाओ। तेंगसू कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं इन्हें भी वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, सब कुछ सेट कर दूंगी और फिर ये साफ हो जाएंगे, फिर तुम इन्हें निकाल कर सुखा देना। ह्योंग अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी अच्छी है, लेकिन मैं इससे ऐसे काम नहीं करवा सकता। इसलिए वो तेंगसू से कहता है मैं इसके तुम्हें पैसे दे दूंगा। तेंगसू मना कर रही होती है लेकिन ह्योंग कहता है तुम्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे, बताओ इस काम के कितने पैसे दूं। तो तेंगसू कहती है ठीक है 5 वॉन दे देना। ह्योंग फिर से अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही कम है। वो कहता है मैं तुम्हें 50 वॉन दूंगा। तेंगसू कहती है सच में तुम मुझे 50 वॉन दोगे। ह्योंग कहता है क्या तुम पूरा काम कर दोगी, जैसे इसे सुखाना और प्रेस करना। तेंगसू कहने लगती है पहले वॉश करो, फिर ड्राई करो और फिर आयरन भी करो, सब में तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। अभी ह्योंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें 100 वॉन दूंगा। तेंगसू फट से मान जाती है और अपने काम में लग जाती है। फिर ह्योंग उसके सामने सोफे पे बैठ जाता है। वो मैंग मैंग की तस्वीर को कट आउट कर लेता है। यहाँ पर तेंगसू भी आ जाती है और स्टैंड लगाती है कपड़ों को आयरन करने के लिए। ह्योंग मैंग मैंग की तस्वीर देखकर खुश हो रहा था। वो देखता है कि तस्वीर थोड़ी सी मुड़ गई थी, इसलिए वो तेंगसू से पूछता है क्या कुछ भी आयरन कर सकते हैं। तेंगसू कहती है हाँ कुछ भी कर सकते हैं। फिर वॉशिंग मशीन की आवाज आने लगती है और तेंगसू अंदर चली जाती है और इधर ह्योंग आकर तस्वीर को आयरन करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो इसे आयरन करता है ये और भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ह्योंग जोर से चिल्लाता है और तेंगसू यहाँ पर दौड़ कर आती है और वो देख लेती है कि वो पोस्टर को आयरन कर रहा था। वो उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुम्हारे लिए हर चीज नहीं है। ह्योंग कहता है तुमने कहा था सब कुछ आयरन कर सकते हैं। तेंगसू कहती है मैंने सिर्फ कपड़ों की बात कही थी। सो उस पिक्चर पर नजर डालने लगती है और वो देख लेती है कि मैंग मैंग की तस्वीर है। उसे पूछती है क्या तुम मैंग मैंग के फैन हो। ह्योंग अपने मन में कहता है मुझे शांत होना चाहिए, ये मुझे नहीं पकड़ पाएगी। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ चेक कर रहा था, जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। काम होने के बाद वो कपड़ों को रूम में रखने के लिए रूम को ढूंढने लगती है और वो एक रूम में आ जाती है जहाँ पर काफी अंधेरा था। जैसे वो यहाँ की लाइट ऑन करती है तो यहाँ पर चारों तरफ मैंग मैंग के तस्वीर लगे हुए थे। जैसे वो सामने के बॉल में देखती है तो वहाँ पर उसी की तस्वीर लगी हुई थी। जब वो आइडियल गर्ल थी तब का पोस्टर लगा हुआ था और उस पर टारगेट एरो भी लगे हुए थे। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी तस्वीर इस तरह उस दीवार पर क्यों है। तभी यहाँ पर ह्योंग भी आ जाता है और कहता है तुम इस रूम में क्यों आई। तेंगसू कहती है मैं गलती से आ गई, लेकिन तुमने स्वीट गर्ल ग्रुप की लीडर के ऊपर ऐसे एरो क्यों लगा रखे हैं, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। फिर ह्योंग बताने लगता है कि हुआ क्या था। देखते कि ह्योंग लिफ्ट में था और तेंगसू वहाँ पर दौड़ कर आई
वो साथ में कुछ खाए भी जा रही थी। जैसे वो अपना बैग उतारने जा रही थी तो कुछ चिप्स होंग के ऊपर गिर जाते हैं। फिर थैंक्स सॉरी बोलते हुए उसे क्लीन कर रही थी। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। दरअसल आज यहाँ पर मेरा एड शूट है, इसके वजह से मैं नर्वस हूँ और जब मैं नर्वस होती हूँ तो मैं कुछ खाना पसंद करती हूँ। तभी होंग लिफ्ट में लगे पोस्टर को देखता है और कहता है क्या इस एड के लिए? सो कहती है हाँ। फिर होंग कहता है तुम वापस घर जा सकती हो, ये एड वेट लॉस के लिए है, इसके लिए तुम सुटेबल नहीं हो। कहकर वो चला जाता है। तेंगसू वहीं खड़ी रहकर कहती है मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। प्रेजेंट में होंग उससे कहता है तेंगसू फेमस होने के लिए कुछ भी करती थी, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है और यही रीजन है कि मैं उससे बहुत ही नफरत करता हूँ। जैसे वो उससे ये कहता है तेंगसू अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। वो सोचती है अगर होंग ने उसे पहचान लिया कि वो ही तेंगसू है तो वो उसके साथ ऐसा ही करेगा, तब वो कहीं उसके ऊपर इस तरह एरो ना फेंके। यही सोचते हुए वो जोर से चिल्लाती है। होंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तेंगसू कहती है तुम्हारे सारा काम हो गया है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। होंग कहता है अरे रुको, तुम्हारे पैसे तो लेकर जाओ। तेंगसू कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने गलती से तुम्हारा खाना खा लिया था तो हिसाब बराबर। ये कहकर तेंगसू दौड़कर यहाँ से निकल रही थी। हुए वो जा रही थी तो वो एक टेबल से टकराती है और एक महंगा गमला नीचे गिर जाता है और इस बार तो वो रोना ही शुरू कर देती है। वहाँ पर होंग आता है और तेंगसू उससे माफी मांगने लगती है और कहती है आज तो मुझसे गलतियां पर गलतियां हो रही है। पहले मैंने तुम्हारा खाना खा लिया और अब तुम्हारा गमला भी तोड़ दिया, लेकिन मैं इसके पैसे भी चुका दूंगी। मुझे पता है अगर हम किसी की चीज तोड़ते हैं तो उसे लौटाना भी पड़ता है। होंग कहता है क्या तुम इसके पैसे चुका पाओगी? तेंगसू कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके पैसे चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। होंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। और अगले सीन में हम तेंगसू को एंटीक स्टोर से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। स्टोर वालों ने कह दिया था कि वो इस गमले को फिक्स नहीं कर सकते, वैसे ये गमला बहुत ही एंटीक पीस था। तेंगसू सोचती है वैसे ही उसका बजट ढीला है, अगर वो इसका पेमेंट करती है तो उसका बैलेंस तो 0 से भी माइनस में चला जाएगा। अब वो करे तो क्या करे। और इधर होंग के बाद उसका मैनेजर लू आन का कॉल आता है। उसने उसके घर के लिए मैट को ढूंढा था, वो उसकी डिटेल उसे बता रहा था। तो योंग कहता है रहने दो, मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरे लिए मैट का काम कर सकती है। दूसरी तरफ हम तेंगसू को बहुत ही टेंशन में देखते हैं वो उस गमले को जोड़ रही थी। फिर दरवाजे पर हाउस ओनर भी आ जाता है। वो तेंगसू को बुला रहा था रेंट देने के लिए। तेंगसू ने रेंट का अमाउंट निकाल रखा था, वो उसे देने ही जा रही थी। तभी वो पीछे मुड़ के उस गमले को देखती है। वो जाकर फिर से चेयर में बैठ जाती है और कहती है इस बार मैं हाउस ओनर को पैसे नहीं दे पाऊंगी। और अगले दिन हम तेंगसू के होंग के दरवाजे पर देखते हैं। जैसे ही होंग दरवाजा खोलता है तेंगसू से माफी मांगने लगती है और कहती है मैं इसके पैसे एक साथ नहीं चुका सकती और ना ही मैं इस गमले को फिक्स करा पाई। अब होंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो अंदर आ जाओ। देखते हैं तेंगसू उसे वो अमाउंट देती है जो उसने रेंट के लिए रखा था। कहती है अभी तो मेरे पास इतना ही है, बाकी पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में तुम्हें दे दूंगी। सो अपने दिमाग में हिसाब लगाने लगती है क्योंकि उसे मंथली 1500 वॉन ही मिलते थे। इतने पैसों में वो तो 10 साल तक भी उसके पैसे नहीं लौटा पाएगी। वो इसी का हिसाब कर रही थी तो हाँ उसे देखकर अपने मन में सोचता है कितनी सिली बातें करती है, लेकिन ये चीजें इसे क्यूट भी बनाती है। वो उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं होंग ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया था। वो उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर की मैड बन जाओ। मैं मेरे लिए 3 टाइम का खाना बनाना होगा, मेरे कपड़े धोने होंगे, उन्हें आयरन करने होंगे और मेरी चीजों का ध्यान रखना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें मंथली 15,000 वॉन दूंगा। सुनते ही तेंगसू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम्हारा रहना खाना पीना सब कुछ फ्री और तुम्हें मंथली बोनस भी मिलेगा। तरह तुम 10 साल की जगह 3-4 साल में मेरे गमले के पैसे चुका दोगी। तेंगसू कॉन्ट्रैक्ट देखती है जो 88 पेजेस के होते हैं। तेंगसू उससे पूछती है ये बताओ तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मैट बन जाऊं? होंग अपने मन में कहता है इस लड़की को नहीं पता कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं इसे झूठ बोलूंगा। वो उसे रीजन देता है क्योंकि वो फैट गर्ल है। तेंगसू कहती है ठीक है मैं साइन कर देती हूँ। जैसे ही वो साइन करने वाली थी तो वो रुक जाती है क्योंकि उसे पहले जैसे साइन नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अपने नेम को थोड़ा चेंज करके लिखती है। वो तेंगसू की जगह सुतेंग लिखती है और होंग जब उसका नाम पढ़ता है तो अपने मन में सोचता है तेंगसू नाम से मैं बहुत ही नफरत करता हूँ, चाहे इसका नाम थोड़ा अलग ही क्यों ना हो। इसलिए वो उसे चुबिसू नाम देता है और कहता है ये नाम सुनने में भी क्यूट है, तो अब से हम तेंगसू को चुबिसू बुलाएंगे। फिर होंग भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और चुबिसू इसे पढ़ती है तो हंसती है और उसका नेम भी गलत पढ़ रही थी। तब होंग अपना पूरा नाम उसे बताता है। चुबिसू उसका पूरा नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम होंगफू जे हो जो कि टाइम एंटरटेनमेंट का CEO है? होंग कहता है हाँ। यानी कि चुबिसू मुसीबत में पड़ गई। वो जिस टाइम एंटरटेनमेंट के लिए काम करती थी वो उसी कंपनी का CEO है। कल होंग उसे अब कुछ रूल्स बताता है कि उसे उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाना होगा। वो जब भी बुलाएगा उसे तुरंत उसके पास आना होगा और जब तक वो नहीं सोएगा तब तक वो भी नहीं सो सकती। इस तरह चुबिसू उसकी मैड बन जाती है और हम उसे उसके लिए सारा काम करते हुए देखते हैं। होंग ने जो उसे डिश बताया था चुबिसू वो बनाकर उसके सामने रखती है। होंग उसे टेस्ट करता है जो सच में अच्छा था।
फिर होंग एक डिश का नाम लेता है, उसे बनाने के लिए कहता है, लेकिन चुबिसू कहती है कि मैंने सुना नहीं, दोबारा कहना। होंग दोबारा नहीं दोहराता। तभी टीवी पर टाइम एंटरटेनमेंट के बारे में न्यूज चलने लगती है और अब दोनों का ध्यान स्क्रीन पर था। टीवी पर यांगजी और मैंगमैंग का इंटरव्यू चल रहा था और ह्योंग मैंगमैंग को देखकर खुश हो जाता है और चुबिसू यांगजी को देखकर खुश हो रही होती है। तो सवाल किया जाता है कि आजकल उन दोनों के डेटिंग के रूमर्स चल रहे हैं, क्या ये सच है? तब मैंगमैंग कहने लगती है कि उसने यांगजी के साथ काम किया, इस दौरान यांगजी ने उसका पूरा ख्याल रखा और उसके हर चीजों का ध्यान रखा, इसलिए वो उससे एक सवाल करना चाहती है। चुबिसू के मन में चल रहा था, मैं जो सोच रही हूँ कहीं ये वो सवाल तो नहीं पूछने वाली। और फिर मैंगमैंग अपना सवाल पूछ ही लेती है, क्या तुम जिंदगी भर मेरा ध्यान रखोगे? ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। होंग और चुबिसू दोनों को गुस्सा आ रहा था। वो दोनों एक साथ बोलते हैं, हाथ मत पकड़ना। दोनों परेशान होकर जवाब का वेट कर रहे थे। तभी यांगजी मैंगमैंग का हाथ पकड़ लेता है। देखते ही होंग को गुस्सा आता है, वो टेबल पर अपना हाथ मारता है तो खाना गिर जाता है। उसे साफ करने लगती है। ये साफ करके वो जा रही थी तो होंग पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो गई? चुबिसू कहने लगती है, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक लड़की जो कुछ भी नहीं है और इतनी सुंदर भी नहीं दिखती, उसे मून प्रिंसेस से प्यार था। वो उसके लिए हर रोज सपने सजाया करती थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत भी की। वो हर चीज करती जिससे मून प्रिंसेस अट्रैक्ट हो और इस तरह एक दिन मून प्रिंसेस उसके सामने आया, लेकिन वो ये तो भूल ही गई मून उसके लिए आउट ऑफ रीच है। ये कहते हुए वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। फिर वो उसे कहती है, ये सिर्फ स्टोरी है, इसे तुम जोक की तरह लेकर हंस सकते हो। होंग कहता है, ये स्टोरी सिल्ली है लेकिन फनी नहीं है जिस पर हंसा जा सके। देखो, सेलिब्रिटीज कैमरा के सामने कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और, तो यांगजी को तुम सीरियसली मत लो। सुनते चुबिसू तेज तेज रोने लगती है और मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मुझे कंफर्ट फील करा रहा है। होंग कहता है, रो मत। फिर वो उसे टिश्यू देता है। वो कहती है, अब देखने लायक कुछ भी नहीं है। वो रिमोट लेती है और टीवी ऑफ कर देती है। वही होंग जल्दी से रिमोट छीन लेता है और टीवी ऑन करता है। कहता है, मुझे मैंगमैंग को देखना है। इस तरह इन दोनों के बीच रिमोट को लेकर खींचातानी होने लगती है और इस तरह चुबिसू होंग के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। चुबिसू सोच रही थी, वो इस तरह मुझे क्यों देख रहा है? तभी होंग उसका फेस पकड़ लेता है और अच्छे से देखने लगता है। कहता है, ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। चुबिसू सोचने लगती है, कहीं वो मुझे पहचान ना ले। होंग उसे कहता है, तुम्हारा चेहरा सच में बहुत ही गोल मटोल है। जारी चुबिसू तो डरी गई थी। आगे हम रात को चुबिसू को फिश क्लीन करते हुए देखते हैं। वो इससे वही डिश बनाने वाली थी जिसके बारे में होंग ने कहा था। वो इसे क्लीन कर रही होती है तो पीछे से होंग आ जाता है और वो उसे इसे साफ करते हुए देख रहा था, सोच रहा था, तो तब उसने ये सुन लिया था। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस बात को याद रखेगी। आगे रात को चुबिसू मार्केटिंग करके घर आ रही थी। अभी उसे सिक्योरिटी गार्ड रोकने लगते हैं और चुबिसू को लगता है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। दोनों गार्ड भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। चुबिसू के हाथ में जो पेन था उसी से वो उन पर अटैक कर देती है। इसी चक्कर में वो भी गिर जाती है और ये हंगामा सुनकर तेंगसू बाहर आ जाता है। वो गार्ड उससे बोल रहे थे, मोटी लड़की तुम क्या कर रही हो? तभी तेंगसू कहता है, उसे मोटी मत कहो। चुबिसू को खड़ा होने के लिए कहता है तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए होंग उसे कैरी कर लेता है। उससे पूछता है कि वो इतनी रात को शॉपिंग करने क्यों गई थी। तब चुबिसू बताती है कि 6 बजे के बाद डिस्काउंट लगता है, इसलिए वो इस टाइम पर गई थी। तब होंग कहता है, देखो बिला में इस टाइम पर कोई भी नहीं जाता, इसलिए गार्ड तुम्हें रोक रहे थे। वो चुबिसू को उसका हाथ हटाने के लिए कहता है और कहता है, बॉस का ये भी रूल है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकती। तब चुबिसू कहती है, तुमने मुझे पूरा टच कर रखा है, मैंने नहीं। कहती, बॉस आपको वजन लग रहा होगा, मुझे नीचे उतार दो, अब मैं चल सकती हूँ। लेकिन होंग कहता है, एक बार मैंने उठा लिया ना, अब तुम्हें घर तक पहुँचा कर छोड़ूंगा और मेरे लिए तुम्हारा वेट कुछ भी नहीं है। तब चुबिसू कहती है, अगर ऐसा है तो इतने स्लो क्यों चल रहे हो? देखते हैं वहाँ से एक बूढ़ी औरत भी उनसे तेज चल रही थी। उसे घर तक लाते लाते होंग की हालत बहुत ही टाइट हो जाती है और अब वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा था। चुबिसू अपना एक पैर नीचे उतार रही थी और होंग उसे कहता है, बिल्कुल हिलना मत, लेकिन वो हिल जाती है और ये दोनों ही गिर जाते हैं। इससे होंग को चोट लग जाती है। वो इसे सॉरी बोल रही थी और उठ रही थी, लेकिन वो दूसरी बार भी उसके ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद चुबिसू होंग को पकड़कर घर लाती है और उसे आराम से बिस्तर में लेटा देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो वो उसके काफी क्लोज आ गई थी। अपने मन में कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। फिर होंग उसे खींच लेता है और चुबिसू अपनी आईज क्लोज कर लेती है। होंग उसे कहता है, तुम क्या कर रही हो? चुबिसू देखती है ये तो बस इमेजिनरी थी। वो खड़ी होती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। होंग अपने मन में ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब वो उसका ध्यान रखेगी, तो उसे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। वो कहता है, बाहर से बहुत ही नॉइज आ रहा है। तो चुबिसू विंडो क्लोज कर देती है। वो कहता है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। फिर चुबिसू दूसरे रूम से बहुत सारे पिल्लो लेकर आती है और उसके चारों तरफ लगा देती है। जिसके बाद वो उसके लिए सूप बना कर लाती है। होंग उसे गौर से देख रहा था
और उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है जो हर पल उसका ख्याल रखा करते थे। कहता है ये कितना स्ट्रेंज है, इस लड़की को मैं जानता तक नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे फैमिली जैसा फील हो रहा है। चुबिसु उसे सूप पिला रही थी तो होंग पीने के लिए मना कर देता है और कहता है मैं थक गया हूँ, मैं लेटना चाहता हूँ। के बाद होंग लेट जाता है और उसे नींद भी आ जाती है और उसे देखकर चुबिसु जाने लगती है, लेकिन तभी होंग उसका नाम पुकारने लगता है और चुबिसु उसे देखकर कहती है आखिर ये कौन है? वैसे तो ये बहुत ही रूड लगता है, लेकिन कभी कभी क्यूट भी लगता है। इसके बाद चुबिसु यहीं पर बैठ जाती है और उसे भी नींद आ जाती है। अगली मॉर्निंग होंग जागता है और देखता है चुबिसु उसी के पास में लेटी हुई थी। सोचता है कि वो पूरी रात इस तरह यहाँ पर ही लेटी हुई थी। वो उसके हेयर के साथ खेलने लगता है। तभी चुबिसु जाग जाती है और होंग फिर से नाटक करने लगता है कि वो रिकवर नहीं हुआ। आगे होंग लुआन से बात कर रहा था। कौन कह रहा था तुम ऑफिस कब आओगे? बताता है कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना है, लेकिन होंग मना कर देता है और कहता है मेरे पीठ पे चोट आई हुई है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। चुबिसु उसकी चाय लेकर आती है और होंग उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए कहता है। वो पीछे मुड़ जाता है तो फैमिली की तरफ से उसे फिर कॉल आता है। इस टाइम पर वो कॉल पर बिजी था और चुबिसु उसके पीठ पर भी सनस्क्रीन लगा रही थी, लेकिन वो जिस तरह से मूव कर रहा था चुबिसु को शक हो जाता है। ये पीठ को दबाकर देखती है और मसाज भी करके देखती है। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। चुबिसु समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा था, इतनी देर से नाटक कर रहा था ताकि वो उसकी सेवा करती रहे। पर होंग जब उसे वॉशरूम ले जाने के लिए कहता है तो चुबिसु यहाँ पर गार्ड को बुला लेती है। दोनों गार्ड उसे पकड़कर वॉशरूम लेकर जाते हैं। होंग दोनों को यहाँ से भगा देता है और चुबिसु कहती है अब तुम्हारा दर्द कहाँ गया? नाटक करने लगता है और कहता है मेरा दर्द गायब हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। अगले सीन में देखते हैं चुबिसु चेयर पर बैठी हुई थी। उससे कह रही थी अच्छा तो तुम दर्द का नाटक इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। दरअसल होंग की फैमिली बिजनेस मैरिज करवाना चाहते हैं। होंग को ये सब नहीं पसंद। चुबिसु कहती है क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहोगे जिससे तुम प्यार भी नहीं करते? होंग कहता है बिल्कुल नहीं, प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। चुबिसु कहती है तो क्या तुम्हें मैंग मैंग से प्यार है? इसलिए पहले तो होंग मना कर देता है, लेकिन फिर ब्लश करने लगता है। उसे बताने लगता है कि जब वो मैंग मैंग से पहली बार मिला था तभी उसे उस पर क्रश आ गया था। चुबिसु कहती है ऐसी बात है तो फिर जाकर उसे बोल क्यों नहीं देते? होंग कहता है ऐसे नहीं होता, तुम्हें लगता है रिलेशनशिप आसान होते हैं? तभी होंग के फोन पर डेट पर जाने का मैसेज आ जाता है और वो चुबिसु से कहता है चलो मेरे साथ डेट पर। चुबिसु कहती है मैं क्यों आऊँ? तो होंग कहता है तुम्हारे साथ डेट पर जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगले सीन में हम इन दोनों को कंपनी में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर चुबिसु से सवाल करती है कि वो तो डेट पर जा रहे हैं ना, तो फिर वो उसकी कंपनी में क्यों आए हैं? होंग कहने लगता है ये बिजनेस डेट है, इसलिए बिजनेस का काम करने के लिए कंपनी में तो आना ही होगा। ये ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यांगजी की भी तस्वीर लगी हुई थी, इसे चुबिसु इग्नोर करके आगे चलने लगती है। इस टाइम यहाँ पर होंग को गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं और फिर इस तरह होंग अपने ऑफिस पहुंचता है। यहाँ पर हम पहले से एक लड़की को देखते हैं और होंग उसे तोंग भी करके बुलाता है। जैसे ही वो मुड़ती है तो चुबिसु की हवा निकल जाती है कि तोंग भी कोई और नहीं स्वीट गर्ल ग्रुप की मेंबर थी और वो चुबिसु की फ्रेंड भी थी। फिर चुबिसु जल्दी से होंग के पीछे छिप जाती है और कहती है तो तोंग भी है, मुझे यहाँ से जल्दी से भाग लेना चाहिए। जैसे वो यहाँ से भागने वाली थी होंग सबको बैठने के लिए कह देता है। आगे ये तीनों सीट पर बैठ जाते हैं। होंग तोंगवी से कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हंसते हुए कहने लगती है क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे हम पहले कभी मिले नहीं। फिर होंग उसकी तस्वीर देखने लगता है और तोंगवी की नजर जाती है चुबिसु पर। चुबिसु अपना फेस छिपा रही थी, उसकी भी नजर चली जाती है फोटोज पर। उनके हाथों में स्वीट गर्ल ग्रुप का फोटो भी था। इसे देखकर चुबिसु और भी घबराने लगती है, कहीं इन दोनों में से उसे कोई पहचान ना ले। तभी तोंग भी होंग से पूछती है क्या ये लड़की तुम्हारी मैड है? होंग कहता है नहीं, वो मेरी असिस्टेंट है। फिर वो कहती है तुम्हारी ये असिस्टेंट मुझे जानी पहचानी से लग रही है, ये मेरी एक फ्रेंड की जैसी दिखती है। ये सुनते ही होंग चुबिसु को गौर से देखने लगता है और चुबिसु उसे देखकर स्माइल देती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।